स्टार्ट हो गया। यस सर, स्टार्ट कर दिया जी। चाइल्ड करियर फाउंडेशन की 311वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगस्त का महीना हम आंखों से संबंधित बीमारियों और देखरेख के संबंधित चीजों के लिए जानते हैं। आज हम बातचीत करने वाले हैं आंखों के संबंधित दो गंभीर विषयों को लेकर के, और हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनीता रामनानी, बेसिकली MBBS एंड MS नेत्र रोग विशेषज्ञ। 30 वर्षों से भी बड़ा अनुभव है आपका। 30,000 से अधिक सर्जरीज आप कर चुकी हैं। 1994 में इंदौर से MS पास आउट हैं। संभव फाउंडेशन की आप प्रेसिडेंट हैं बच्चों के साथ, और इसमें लगातार आप काम भी करती रही हैं सेंसिटिव विषयों पर। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर ईशा गुप्ता, हाईली स्किल्ड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, स्पेशलाइज इन पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी एंड स्पेसिफिकली इन स्क्रीन। जो तिरछापन की हम बात करने वाले हैं दूसरे चैप्टर को लेकर के, 8 वर्षों से अधिक का आपका अनुभव है। And she is associated with most of the significant hospitals like Arvind Eye Hospital, Pondicherry and MM Joshi Eye Institute. She has also been associated with the Shroff Hospital, New Delhi. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं डॉक्टर विनीता रामनानी से निवेदन करूंगा कि आज का हमारा विषय आंखों की देखभाल, खास करके बच्चों में या बड़ों में किस प्रकार करनी चाहिए, उस पर अपनी बात रखें। डॉक्टर विनीता रामनानी। थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करती हूँ सिलेक्ट करने का। तो कुछ सिलेक्ट हो गया। आप सभी का धन्यवाद। मैं पहले भी आ चुकी हूँ आपके मंच पे, और हमने आंखों से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं का कई बार जिक्र किया है, और आपके लगातार वेबिनार की आपको बधाई। आपके नॉन स्टॉप जो वेबिनार्स चल रहे हैं वो सच्ची में बहुत लाभदायक है सोसाइटी के लिए और बच्चों के लिए। और मेरे को शेयर करने नहीं आ रहा है, मैं शेयर कैसे करूं वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। कोई हेल्प कर सकता है कि मैं कैसे शेयर करूं, क्योंकि मैं टीम्स यूज करती नहीं हूँ। आप इसमें जो 3 डॉट दिख रहे हैं ना, 1 2 3, उस पर क्लिक करेंगे। एक मिनट। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो इस नीचे आ जाएगा शेयर का ऑप्शन। ये हैंड के डॉक्टर साइड ईशा, में 3 डॉट्स हैं। यस यस, उसके पास होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। अभी तो मेरा टीम्स ही पता नहीं कहाँ चला गया। मीट करके कुलदीप एक जी, आइकन मैम, ऐसे ब्लू कलर का कुलदीप जी, इफ यू कैन प्लीज हेल्प थोड़ा सा बताइए जी। मैडम। आपको बॉटम पे दिख रहा होगा, बॉटम पे देखिए। हाँ, ये मीट दिखा। जी, उसमें अब हैंड के इसमें 3 डॉट्स पे ऑप्शन। जाऊंगी। यस, उस पे क्लिक करिए आप। हाँ, 3 डॉट्स पे आ हाँ, रहा 3 डॉट्स है, पे देखिए तो उसके एडजस्ट व्यू साइड पे फुल आपको स्क्रीन एक, ओपन। हाँ, हाँ, लैपटॉप का स्क्रीन दिख रही होगी आपको, उसमें स्क्रीन शेयर स्क्रीन दिख रहा होगा। सेटिंग्स, एडजस्ट व्यू फुल नहीं नहीं, स्क्रीन ओपन। उसके साइड पे देखिए मैम, जहाँ पास एक ऑडियो का है, वीडियो का भी, और नीचे एक उसी साइड पे देखिए आपको लैपटॉप की स्क्रीन जैसे दिख रहा होगा, आइकन दिख रहा होगा। शेयर स्क्रीन वाला। यस 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 यस। हाँ, अब उसको शेयर स्क्रीन कर रही हूँ तो इसमें आ रहा है विंडो एंटायर स्क्रीन, और जी विंडो जी। विंडो कर लीजिए, विंडो कर लीजिए विंडो तो कर खुला दूं। होगा आपके। हाँ, आपके सिस्टम में खुला होगा ना विंडो। हाँ, एंटायर स्क्रीन से क्या होगा, पूरी जितना आप स्क्रीन ओपन किए होंगे वो पूरी वो स्क्रीन हो जाएगी। विंडो से पर्टिकुलर जो टैब ओपन होगा उस वही शेयर होगा। ये विंडो। पहले आप PPT ओपन कर लीजिए अपने। हाँ, मैंने हाँ ओपन हाँ, रखी है पीपीटी। विंडो तो पे अब भी विंडो पे मुझे सिलेक्ट करने नहीं दे रहा है। मैं देखती हूँ विंडो से क्या आता है मेरा शेयर। आ गया, शेयर हो गया आपका। अब क्या क्या आ रहा है लेकिन। आपका विंडो दिख रहा है, आप PPT स्टार्ट करेंगे तो आ जाएगा।
आई एम सॉरी, ये ग्लिच हो रही है। अब मेरी पीपीटी दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है अभी तो। दिन भर दिख रही है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। एंटायर अभी स्क्रीन कर दीजिए। अभी कुछ Entire screen- दिखा आपको? नहीं नहीं दिख रहा दिखा है। ना? नहीं। तो फिर मैं स्टॉप शेयर करके एंटायर स्क्रीन कर सकती हूँ, या फिर तब तक ईशा का ले सकते हैं। हाँ, मुझे भी लगता है कि हाँ, डॉक्टर मैं ईसा तो का। एक बार बस ट्राई करने दीजिए, अगर वो नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर ईशा का फर्स्ट ले सकते हैं। यस यस। एक बार मैं एंटायर स्क्रीन करके देखती हूँ। अभी कुछ आप लोगों को दिख रहा है इसमें एंटायर स्क्रीन में भी? नहीं मैम, नहीं आ रही आपकी स्क्रीन। अभी स्लाइड वगैरह आगे नहीं बढ़ रही है। हाँ, ये कुछ आ ही नहीं रहा है मेरा। ईशा आप ले लीजिए, तब तक आई विल सी कि कैसा आता है। चलिए डॉक्टर रामनानी जी, आप थोड़ा चेक कर लीजिए। और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर ईसा गुप्ता, जो कि आपको डॉक्टर चौबे जी ने बताया कि मतलब कि आप मतलब कि आंखों का तिरछापन और उसके कारण उपचार के बारे में बहुत कुछ मतलब उनका बहुत अच्छा अनुभव रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि डॉक्टर रामनानी का जब तक हमारा स्टार्ट हो सकता है, सुधार हो सकता है, उसके पूर्व आपसे निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात रखें। जी, थैंक यू। ये मेरा पहली बार है यहाँ पे आपके संघ के साथ में, और मैं बहुत खुश हूँ कि हम इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे इस माह बात कर रहे हैं। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। दिख रही है मेरी स्क्रीन? अभी नहीं नहीं। दिख रही। अभी नहीं दिख अच्छा, रही। 1 सेकेंड। अ, 1 सेकेंड। ये फाइल शेयर करना चाह रही हूँ मैं। ये मीटिंग टूल्स में जाऊँ ना मैं? ये कुलदीप मैंने जी, कुलदीप जी आपने टेक्निकल होस्ट में सपोर्ट कीजिए। रिस्ट्रिक्शन तो कोई नहीं लगाया है ना? मुझे लग रहा है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुलदीप जी जरा एक बार होस्ट कंट्रोल में देख लीजिए, शेयर का ऑप्शन ओपन कर दीजिए। ये अब हो रही है क्या? नहीं नहीं हो रही है अभी। अच्छा, मैंने वो हो रही है, विंडो में जाके हो रही हाँ, है, हो हो रही है। गई हो गई हो गई। स्टार्ट हो गई। जी 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 जी। तो अब मैं इसको फुल 1 सेकेंड। अभी ठीक आ रही है सर? हाँ। यस यस यस। ठीक है, ठीक है। तो मैं एक बहुत ही क्या कहते हैं परेशान करने वाले टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जिसको कुछ लोग जो है बहुत मामूली समझते हैं, या कुछ लोग जिसको देखकर एकदम घबरा जाते हैं, जो है आंखों का स्क्विंट या तिरछापन। ठीक है, स्लाइड आने की बैटरी। हाँ, तो तिरछापन और स्क्विंट क्या होता है? बेसिकली ये आंखों की वह समस्या है जिसमें दोनों आंखों का एक साथ तालमेल नहीं आता। ठीक है, एक जैसा कि कहते हैं कि एक आंख दिल्ली देख रही है, एक आंख लंदन देख रही है, उस तरह से होता है ये। और कुछ लोग इसको लकी मानते हैं, अनलकी मानते हैं, बट ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली सिर्फ तालमेल का अंतर है दोनों आंखों के बीच में। भगवान ने हमें सीधा देखने के लिए 2 आंखें दी हैं, बट वो एक आंख जो है वो ब्रेन के कंट्रोल से बाहर हो जाती है, और एक उसकी जो पुतली है वो एक तरफ की ओर घूम जाती है। ये बच्चों और वयस्कों को बराबर तरीके से प्रभावित कर सकता है।
और ये उम्र के किसी भी पड़ाव में हो सकता है, ये जन्मजात भी हो सकता है, ये बाद में भी आ सकता है, और इसके कई कई कारण होते हैं। तो हम आज इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम क्रॉस आई, लेजी आई, स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट के नाम से भी पहचानते हैं, बट बेसिकली ये सिर्फ एक मसल इम्बैलेंस है। क्या होता है कि हमारे आंखों के आसपास ऐसी मांसपेशियां होती हैं, आपको वीडियो दिख रहा है? यस यस सर यस। movements are controlled by तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं, जो मसल्स होती हैं हमारी आंखों के आसपास, ये हमारी आंखों को इधर से उधर घुमाने के काम आती हैं। ये इस तरह से पीछे जुड़ी हुई रहती हैं और ये आंखों को इधर से उधर घुमाने के काम आती हैं, जैसे कि ऊपर देखना, नीचे देखना, आंख की तरफ देखना या नाक की तरफ देखना या कान की तरफ देखना, इस तरीके से। और जब ये दोनों आंखों की मसल्स को साथ में काम करना होता है, जब ये साथ में काम नहीं करती हैं तो वो स्क्विंट कहलाता है। ये जो स्क्विंट है, इसके बहुत सारे मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि जन्म से हो सकता है। जैसे कि आप इस बच्चे को देख रहे हैं, इसकी आंख अंदर की तरफ, पुतली अंदर की तरफ घूमी हुई है। ये अंदर की तरफ भी हो सकती है या ये बाहर की तरफ भी हो सकती है। ये एक तरीके से सिर्फ आंखों तक भी सीमित हो सकता है। अगर इस तरह का तिरछापन किसी बच्चे में दिखता है तो ओपिनियन जरूर लें किसी स्पेशलिस्ट की, क्योंकि ये सिर्फ कभी कभी आंखों की सीमा से बाहर निकल के बच्चे की सेहत की तरफ में भी इशारा कर सकता है कि उसकी सेहत में कुछ गड़बड़ है, दिमाग में कोई कमजोरी है या और किसी तरह की शारीरिक कमजोरी है, जिस कारण से वो दोनों आंखें एक साथ फोकस नहीं कर पा रहा है। तो इसको हमेशा सीरियसली लेना चाहिए। इसको दिखाने में, इसके उपचार में देरी नहीं करनी चाहिए। जैसा कि मैं आगे डिस्कस करूंगी, इसकी उपचार में अगर हम देरी करते हैं तो और क्या क्या हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, बचपन में हमें लगता है कि बच्चों की आंखें तिरछी हैं, बट क्या वो वाकई तिरछी होती हैं? जैसे कि आप इस बच्चे को देख सकते हैं, इधर ऐसा लग रहा है कि इसकी आंख अंदर नाक की तरफ है, बट जब हम इसकी चमड़ी को ऐसे यहाँ मसाज करते हैं तो ये ऐसा लगता है कि हाँ अब ये बराबर आ रही है। तो इसको सूडो स्ट्रैबिस्मस भी कहते हैं। तो जब भी आप बच्चे में स्क्विंट देखते हैं तो घबराने की बात नहीं होती है। सबसे पहला आपको जो वो उपचार करना है वो है कि डॉक्टर की राय लें कि क्या ये वाकई स्क्विंट है कि नहीं है, या फिर ये एक सिर्फ दिखने में आंखें तिरछी लग रही है बट वाकई तो सब ठीक है। तो ये आपको डॉक्टर बेहतर बता पाएगा। दूसरा, जैसे कि हम इन वयस्क को देख रहे हैं, ये पैरालिटिक स्क्विंट से ग्रसित हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक एज के बाद में या शरीर में कोई बीमारी चल रही हो, बीपी की बीमारी चल रही हो, शुगर की बीमारी चल रही हो, इन तरह की बीमारी में हमारी आंख की मांसपेशियों की जो नसें हैं वो कमजोर हो जाती हैं और वो मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि सेंटर वाली फोटो में माता जी की जो आंखें हैं, वो एक आंख जो है अंदर की तरफ घुसी हुई है, और जब वो इस तरफ देख रही है तो ऐसा लग रहा है कि कोई स्क्विंट नहीं है, बट दूसरी तरफ देखने में वो आंख अंदर ही रह जा रही है, वो आंख बाहर नहीं जा पा रही है। ये देखिए, ये आंख यहाँ पे अंदर रह जा रही है, आप एरो देख पा रहे हैं? यस। हाँ, तो इस तरह के स्क्विंट को हम पैरालिटिक स्क्विंट कहते हैं। ये जब हमारी खून की जो, हमारी जो मांसपेशियों की नसें हैं, जब उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो उनमें लकवा आ जाता है, जैसे कि और तरह का लकवा होता है, और इस तरह का तिरछापन हमें दिखाई दे सकता है। इन सभी तरह के तिरछेपनों का इलाज संभव है, तो घबराएंगे नहीं, बट फर्स्ट स्टेप यही है कि इसको लाइटली नहीं लेंगे, इसको इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि तिरछापन कभी कभी सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं होता है, वो आपके शरीर की बाकी दशा को दर्शाता है। अब ये देखिए, ये छोटा बच्चा है, ये किसी भी दिशा में देखिए, इसका स्क्विंट सेम ही लगता है। एक आंख बाहर की तरफ भी बाहर की तरफ ही लगती है, चाहे वो सीधा देखे, दाएं देखे, बाएं देखे। इसको हम कहते हैं कॉन्कमिटेंट स्क्विंट। ये आंखों के तालमेल का गड़बड़ है कि इनके बीच की दूरी ज्यादा है आंखों की, तो किसी भी दिशा में जा रही है, वो साथ में ही जा रही है, बट अपने बीच की दूरी बनाए रख रही है। इसको हम कॉन्कमिटेंट स्क्विंट कहते हैं। मैं आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी इसलिए बता रही हूँ कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं स्क्विंट के परामर्श के लिए, तो आप इन सारे टर्म्स को सुनकर घबराएं ना। आप ये समझ लें कि ये सारी टर्म्स हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए कि आपका स्क्विंट किस तरीके का है। ये देखिए, इजोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया, हाइपरट्रोपिया, हाइपोट्रोपिया, इंटरमिटेंट स्क्विंट, इस तरह के टर्म्स डॉक्टर यूज करते हैं आपके तिरछेपन को डिस्क्राइब करने के लिए। इजोट्रोपिया क्या होता है? आंख ऐसे अंदर की तरफ जाती है, आंख के कोनों की तरफ। एक्सोट्रोपिया होता है कि आंख बार बार कान की तरफ जा रही है। हाइपरट्रोपिया होता है कि आंख ऊपर की तरफ जा रही है। हाइपोट्रोपिया होता है कि आंख नीचे की तरफ जा रही है। और इंटरमिटेंट वर्ड का मतलब होता है कि तिरछापन हमें कभी कभी दिखाई दे रहा है,
दिन में कई बार हमारी आंखें बच्चे की आंखें हमें सीधी दिखाई देती हैं और कई बार वो आंखें हमें तिरछी दिखाई देती हैं। स्क्विंट पूरे टाइम के लिए नहीं रहता है। ये देखिए, स्क्विंट या तिरछेपन के लक्षण क्या हो सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि भेंगा या तिरछा दिखने के बारे में तो हमने बातें कर ली, बट और भी तरह के लक्षण होते हैं जिसमें हमें ऐसा लगता है आंखें तो सीधी हैं पर और भी चीजें हैं जो टेढ़ी हो सकती हैं, जैसे कि चिन या थोड़ी ऊपर उठाकर, ये पहली फोटो में बच्ची पढ़ रही है क्योंकि उसकी आंखें तिरछी हैं और इस पोजीशन में उसको ठीक दिखता है। ये दूसरी फोटो में आप देखिए लड़का कैसे जो है अपना गर्दन तिरछा करके पढ़ रहा है, ये भी स्क्विंट का लक्षण है। इसमें देख के तो लग रहा है कि आंखें सीधी हैं, बट क्योंकि उसको स्क्विंट है इसीलिए वो जो है अपना गर्दन तिरछा कर रहा है, जिससे कि उसकी दोनों आंखें जो है समान काम करें। और ये तिरछा करते करते ही उसकी आंखें समान रहती है, जब वो सीधा कर लेगा तो उसकी आंखें तिरछेपन में चली जाएंगी। तो इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। दूसरा लक्षण ये हो सकता है कि कभी आंखों की जांच हुई हो तो एक आंख में रोशनी कम है, बट वो रोशनी कम होने का हमें कोई कारण नहीं दिख रहा है, जैसे कि ज्यादा कोई चश्मे का नंबर नहीं है या आंख की बनावट में कोई कमी नहीं है, फिर भी रोशनी कम है। उस केस में हमें स्क्विंट का हाइड आउट रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इन केसेस में बहुत छोटा सा स्क्विंट होता है जो देखने में हमें नॉर्मल लगता है, बट वो नजर पे असर कर देता है। हमें गाड़ी चलाने या एकदम से जब हम स्पीड में जाते हैं तो जो हमें जिगजैग लाइंस दिखती हैं डिवाइडर की, स्पीड ब्रेकर की, वो हमें पहचानने में दिक्कत होती है। उस केसेस में भी हमें स्क्विंट का डाउट रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो हाई स्पीड में हमें फाइन फाइन लाइंस देखनी होती है, गहराई देखनी होती है, दूरी देखनी होती है, इसके लिए दोनों आंखों का तालमेल बहुत जरूरी है। जब ये तालमेल बिगड़ता है तभी हमारे दिमाग को या हमारी आंखों को उस चीज को देखने में दिक्कत होती है। या इंसान को थायराइड, स्ट्रोक, पैरालिसिस या शुगर है, इन सारे केसेस में भी हम स्क्विंट देख सकते हैं। देखिए ये भी एक तरह का स्क्विंट है। इसमें ऑल्दो मेन प्रॉब्लम हमारे पास में पेशेंट लेकर आया था कि पलक झुकी हुई है, बट पलक झुकी नहीं है। इसमें पलक सिर्फ जो है आंखों के साथ साथ नीचे आ गई, क्योंकि आंखें भी नीचे, जब हम नीचे देखते हैं तो हमारी पलकें नीचे हो जाती हैं। इनकी एक आंख नीचे देख रही है तो उस आंख की पलक नीचे है, तो पलक तो ठीक है, बट क्योंकि बच्ची को स्क्विंट है इसलिए ऐसा लग रहा है कि पलक झुकी हुई है। तो इस तरह के लक्षण भी हो सकते हैं स्क्विंट के। जरूरी नहीं है कि आपको आंखें तिरछी ही दिखें पूरे टाइम। तिरछेपन की जांच प्रक्रिया पे आते हैं। क्या होता है कि बच्चे बड़े घबरा जाते हैं कि हमारी इतनी जांचें क्यों हो रही हैं, तिरछापन तो मामूली सा है, बड़े होते होते ठीक हो जाता है, फिर हम इतनी जांचें क्यों करवा रहे हैं। देखिए तिरछापन में क्या होता है, जब दोनों आंखें साथ में नहीं काम करती है ना, तो दिमाग एक आंख को भूल जाता है, जिसको हम लेजिया या अम्ब्लायोपिया कहते हैं। तो इस चीज के लिए हमें जांच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे दिमाग को हम बचपन से जैसी ट्रेनिंग देते हैं, बड़े होते होते वही सीमेंट की तरह सेट हो जाता है। उसके बाद में दोनों आंखों का तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए जितनी जल्दी हम इसको समझ लें कि भाई तिरछापन की जांच करवाना और जांच किस प्रकार होती है, क्यों जरूरी है, उतना हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी आंखों की दृष्टि के लिए अच्छा है। तो तिरछेपन की जांच प्रक्रिया में क्या क्या होता है, एक तो संपूर्ण दृष्टि की जांच होती है, जिसमें हम नजर के चश्मे की जांच, आंखों में दोनों दवाई डाल के उसकी जांचें, पीछे के पर्दे की जांच, ये सारी जांचें करते हैं देखने के लिए कि तिरछेपन का और कोई कारण तो नहीं है, सिर्फ तालमेल ही कारण है, और कोई खराबी है आंख में जिसके कारण तिरछापन आ रहा है। कवर टेस्ट करते हैं, दोनों आंखों के बीच का डिस्टेंस नापते हैं, मूवमेंट देखते हैं कि सभी दिशाओं में आंखें ठीक से घूम रही है कि नहीं, विशेष मशीन से टेस्ट करते हैं देखने के लिए उनका 3D विजन कैसा है। अन्य सिस्टमिक जांचें बड़े लोगों में करते हैं या बच्चों में करते हैं। कभी कभी इसमें MRI या CT स्कैन करने की भी जरूरत पड़ती है, अगर हमें लगता है कि तिरछापन जो है आंख का कारण जो है वो आंखों तक सीमित नहीं है, वो ब्रेन में किसी कमी के कारण है। तो ठीक है, तो इसीलिए स्क्विंट के लिए अगर MRI या CT स्कैन कोई एडवाइस कर रहा है तो ये उसी प्रक्रिया का पार्ट होता है। या इस तरह से हम आंखों के सामने प्रिज्म रख के देखते हैं कि तिरछेपन की डिग्री क्या है, आंखें कितनी अंदर की तरफ घूमी हुई है, उस बेसिस पे हम उसका इलाज डिसाइड करते हैं। उपचार के हमारे कई तरीके हो सकते हैं। चश्मे के द्वारा भी किसी किसी स्क्विंट का उपचार हो सकता है, जिसको कि हम रिफ्रैक्टिव स्क्विंट या चश्मे का तिरछापन कहते हैं। क्या होता है, बच्चे को ठीक नहीं दिखता है और वो बहुत जोर लगा के ऐसे आंखों को बिल्कुल पास पास लाके जोर लगा के देखने लगता है। उसको ठीक नहीं दिख रहा है क्योंकि उसको चश्मे का नंबर है। अब वो चश्मे के नंबर को ओवरकम करने के लिए, चश्मे का काम अपनी आंखों से करवाने के लिए जोर लगा रहा है, जिसके कारण की आंख अंदर जाती है। ठीक है, तो ये देखिए बिना चश्मे के बच्ची की आंख अंदर है और चश्मे के साथ में एकदम सीधी दिख रही है। ये होता है आपका चश्मे वाला स्क्विंट या रिफ्रैक्टरी स्क्विंट।
ये दूसरा चीज होती है व्यायाम। घर पर बहुत लोग करते हैं पेंसिल पुशअप टेस्ट, पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज, बट ये जो एक्सरसाइज है हर स्क्विंट के लिए कामयाब नहीं होती है। हम अलग अलग एक्सरसाइजेस करवाते हैं हर स्क्विंट के लिए, जिसके 4 प्रकार मैंने यहाँ पे आपको एनिमेशन के द्वारा दिखा रखे हैं। जैसे कि पेंसिल पुशअप हो गया जो आंखों को पास पास लाने में हेल्प करता है, ब्रॉक्स्ट्रिंग हो गया, ये पास या दूर दोनों के लिए काम करता है। ऐसे 2 अलग अलग कलर की इमेजेस फ्यूज करने का काम होता है। नियर फोकस, फार फोकस, इन सब पे सही आप परामर्श लेकर सही तरह की एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा फायदा होता है। फिर होता है पैचिंग। पैचिंग बेसिकली क्या होता है कि अब क्या हुआ कि बच्चा जो है वो दोनों आंखें उसकी तालमेल में नहीं है, दिमाग को सिर्फ एक आंख से अच्छा दिख रहा है, तो जो आंख तालमेल के बाहर है दिमाग उसको भूल जाता है, उससे देखना कम कर देता है। तो हम दिमाग को वापस याद दिलाना चाहते हैं कि भाई आपको दूसरी आंख से भी देखना है, क्योंकि बच्चे के लिए दोनों ही आंखें जरूरी हैं। तो उसके लिए जो बच्चे की अच्छी आंख होती है उसको हम बंद कर देते हैं, जिससे कि दिमाग पे जोर पड़े कि वो उसकी कमजोर आंख से देखे, कमजोर आंख को देखने के लिए मजबूर हो। तो दिन में ये कुछ घंटे के लिए करना होता है, 24 घंटे 48 घंटे, ये सब अब पुराना हो गया है। हम 2 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे के लिए ही बोलते हैं। और जितने कम उम्र में हम ये पैचिंग एक्सरसाइज चालू करते हैं उतना अच्छा होता है बच्चे के लिए, और उतना हम पूर्ण सुधार की ओर बढ़ सकते हैं। सर्जरी भी एक स्क्विंट के उपचार का तरीका होता है। सब लोग पूछते हैं कि क्या ये स्क्विंट चश्मे से चला जाएगा या सिर्फ एक्सरसाइज से चला जाएगा, हम क्यों अपने बच्चे का ऑपरेशन कराएं। हर स्क्विंट अलग अलग तरीके का होता है। कुछ होता है जो सिर्फ मसल की कमजोरी के कारण होता है, कुछ होता है जो सिर्फ आपकी एक्सरसाइज की कमी के कारण होता है, और कुछ होता है कि मसल की पोजीशन के कारण गड़बड़ होती है स्क्विंट में। तो जिन स्क्विंट में हमें लगता है कि नहीं अब वक्त निकल गया है, एक्सरसाइज और चश्मे से हम कुछ मदद नहीं कर सकते बच्चे की, उसके लिए हमें सर्जरी करवाना थोड़ा जरूरी हो जाता है, ताकि हम अर्ली स्टेज में या कम उम्र में ही तालमेल बैठा सकें। तो ये सर्जरी किस प्रकार से होती है? आपकी आंखों की पलकों को हम खोलते हैं, पीछे ऐसी आंखें होती है जिसमें मांसपेशियां अटैच होती हैं। जो मसल हमें जो है टाइट लगती है, जो आंखों को अंदर की तरफ या बाहर की तरफ खींच रही है, उसको हम लूज करके थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसका के टाका लगा देते हैं। ये सारी सर्जरी नजर के भाग में नहीं होती है, बाहर की तरफ से ही होती है। और जो मसल हमें लूज लगती है उसको हम थोड़ा सा भाग निकाल के टाइट कर देते हैं। तो इस तरह से ये सर्जरी या तो एक आंख में या दोनों आंख में, डिपेंड करता है कि आपका तिरछापन कैसा है, उस हिसाब से की जाती है। ये देखिए, ये जैसे ये है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ कि स्क्विंट सर्जरी के बाद क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनकी एक आंख पूरी बाहर की तरफ है, इनका सर एक तरफ पूरा घुमा हुआ है, बट ऑपरेशन द्वारा, एक आंख में ऑपरेशन द्वारा इतना बड़ा स्क्विंट भी हम सीधा कर सकते हैं। ये देखिए, छोटी बच्ची है जिसकी आंख बाहर घूमी हुई है, इसको हम वापस जो है अंदर की तरफ एक आंख की सर्जरी से ला सकते हैं, या दोनों आंखों की सर्जरी भी जरूरत पड़ सकती है। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये ऊपर वाली इमेज में बच्चे की जो आंख है वो पूरी ऊपर की तरफ भाग रही है। इस तरह के भी स्क्विंट होते हैं जिसमें कि इस तरह के भी स्क्विंट होते हैं जिसमें कि आंख सामने से देखने में तो ठीक लगती है, बट जैसी बच्ची साइड में देखती है ये आंख ऊपर की तरफ भाग जाती है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के स्क्विंट होते हैं जो कि सब सर्जिकली ठीक हो सकते हैं। इलाज का मुख्य उद्देश्य ये है कि मरीज पूरी तरह ठीक हो जाए, दोनों आंखों से बराबर नजर से देखे, आपसी तालमेल जिसे हम 3D विजन कहते हैं वो बनाए रखे। अगर ये सब संभव नहीं है, उम्र निकल गई है, तो देखिए कॉस्मेसिस आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। चेहरा अच्छा दिखना, सुंदर दिखने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो इन सब चीजों के लिए स्क्विंट का इलाज करवाएं, ताकि हम जीवन में दूसरे लोगों के सामने जो है पूरे कॉन्फिडेंस से अपना काम कार्य कर सकें। जल्द पहचान करने से हम बच्चे का जो विजन है वो बचा सकते हैं। तो अभिभावकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको तुरंत पहचानें, इसको लाइटली ना लें। आपको कभी भी ऐसा कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज परामर्श करें अपने आई डॉक्टर से या स्क्विंट स्पेशलिस्ट से परामर्श लें। ज्यादा देरी ना करें ताकि आगे चलकर उस आंख की नजर कमजोर ना हो। और जिस तरह से आपको समझाया गया है कि चश्मा पूरे टाइम पहनना है, सख्ती से पैचिंग करनी है या ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें इस चीज का इंतजार ना करें कि बच्चा बड़ा हो जाएगा या साल भर और देख लेते हैं, महीना भर और देख लेते हैं, क्योंकि ये सब टाइम सेंसिटिव मैटर होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि बच्चे की जो आदत बचपन में पड़ जाती है वो बड़े होकर कंटिन्यू रहती है, तो उस तरीके से हमें आंखों का तालमेल भी बचपन में बैठा देना चाहिए, ताकि आगे चल के भी
उसके वापस तिरछापन होने के चांसेस कम हो जाए। आत्मविश्वास डेफिनेटली बढ़ता ही है स्क्विंट सर्जरी के बाद। समय पर इसका इलाज कराएं और समाज में पूर्ण आत्मविश्वास से जिएं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर निशा। डॉक्टर रामरानी जी, मेरा आपका स्लाइड चालू हो गया है, ठीक हो गया है? आपकी आवाज नहीं आ रही, स्लाइड में म्यूट है। हाँ कैसे ज्वाइन करना है? हाँ, जिस चाहे जैसे ईशा, म्यूट पे हो तुम। म्यूट पे हो हाँ डॉक्टर निशा। हाँ हाँ, जी 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 जी। ये देखिए आपके ना ऐसे स्माइली फेस है, नीचे आइकन्स में स्माइली फेस के पास में एक स्क्रीन वाला आइकन है। हाँ वो तो है स्क्रीन ना। पे हाँ एरो बनाए, तो हाँ स्क्रीन के एरो पे क्लिक करेंगे, हाँ उसमें ऑप्शन आ रहा होगा विंडो माइक्रोसॉफ्ट हाँ एज टैब और विंडो। हाँ, तो विंडो पे क्लिक करिए एक बार। ये विंडो पे क्लिक किया, अब इसमें आपका पीपीटी वाला विंडो आ रहा है? नहीं आ रहा है। आपका पीपीटी वाला विंडो खुला हुआ है ना? हाँ, तो फिर आप एंटायर स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए, आपका एंटायर स्क्रीन चालू हो जाएगा, तो उसमें पीपीटी फुल कर लीजिएगा। जैसे ये मैंने एंटायर स्क्रीन पीपीटी पे मैडम पूरा क्लिक करिए, स्लाइडशो पे फिर खोल उसके के बाद रखा आपको है। एंटायर हाँ स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी एंटायर स्क्रीन की, उस पर क्लिक करिएगा, फिर आपको एक शेयर बटन का दिख जाएगा आपको। हाँ, वो मैं कर रही हूँ। तो आपको जो शेयर हो रही है चीजें वो कुछ अलग ही हो रही है। वो मेरा स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है। इसमें पिक्चर इज ओपन बिकॉज यू आर sharing screen picture, you call for other screen. अ, कुछ मेरा ना वो हो गया है। या तो ये आपको यार माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो और एंटायर स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ, वो सब दिख रहा है, पर वो विंडो जो मेरी आ रही है ना, वो विंडो नहीं आ रही है, कुछ और ही आ रहा है विंडो में। सिलेक्ट टैब टू शेयर। हाँ, सिलेक्ट टैब टू शेयर में वो पीपीटी वाला टैब आप शेयर कर लीजिए। नहीं तो वो पीपीटी वाला टैब वो मैं वहां तक लाऊं कैसे? नीचे लिस्ट में नहीं आ रहा? हाँ, लिस्ट में आ रहा है। अ, एक सेकेंड या तो सिलेक्ट टैब कर रहा है वो। एंटायर स्क्रीन में टैब एंड टैब दिखा रहा है वो एक्चुअली मेरे को। एक एक बार मुझे अपनी स्क्रीन काम दिखा करिए। दीजिए एक बार। हाँ डॉक्टर मुझे अपनी रामरानी जी, स्क्रीन दिखा दीजिए। एक काम कीजिए, अपने को बहुत टाइम भी लेट भी हो रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर निशा द्वारा जो भी चीज अपने को बताएं उसी को हम कंटिन्यू थ्योरेटिकल आप बताते जाएंगे ओरल। मैं ना बिटिया को बुला लेती हूँ, 1 मिनट बस, है ना? 1 सेकेंड दीजिए, तब तक आप डॉक्टर ईशा से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। जी 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 हाँ। हाँ यहाँ पे जितने भी हमारे जो साथी लोग जुड़े हुए हैं, है ना, वो यदि हमारे डॉक्टर ईशा गुप्ता से यदि कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि तिरछापन के विषय में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हमने बात की है, इस पर यदि कोई अपना वो बात रखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप लोग थोड़ा हैंड रेस कर सकते हैं प्लीज। प्लीज आपके मन में जो भी है पूछ कोई लीजिए, भी मन में हो। क्योंकि ये क्या बहुत टैबू टॉपिक, या कहते हैं कि बहुत लाइटली समाज में टॉपिक लिया जाता है, और जीवन भर इस उम्मीद में कि कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा, हम बस चलते रहते हैं। प्रमोद भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं? जी भाई जी। बोलिए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। तो मैं देखने मेरा से नाम ये स्नेहा मिश्रा मेरी पीपीटी है ओपन नहीं हो रही है इसमें। और मैं सीधी से बोल रही हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आंखों से संबंधित, कि जब मैं स्क्रीन से कुछ ज्यादा पढ़ लेती हूँ तो मेरे राइट आंख में के थोड़ा दर्द ज्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से मेरा सर भी दर्द करने लगता है। अच्छा, देखिए स्क्रीन वाला जो किस्सा है ये पिछले 20 साल की कहानी है। उसके पहले तो इंसान ना स्क्रीन इतना यूज करता था, ना किताबें इतनी पढ़ता था। मैं आपको लेमन टर्म्स में अगर समझाऊं, कि आप ये सोचिए कि अगर आप दिन में 20 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो क्या आपके पैर दुखेंगे कि नहीं दुखेंगे? दुखेंगे, राइट? अब आंखों के आसपास मैंने आपको दिखाया कि मांसपेशियां कितनी छोटी छोटी होती हैं।
मैं जब तक दूर देख रही हूँ वो बैठने की तरह से होता है, मेरी आंखें रिलैक्स्ड हैं। मैं जब पास में बहुत देर तक बिना ब्रेक लिए काम करे जा रही हूँ तो मेरी मांसपेशियों को, आंखों को पास पास लाना पड़ता है, और ये उनके लिए दौड़ने की तरह है, वो थक जाती है कुछ देर बाद। ठीक है, तो जो हमारा स्क्रीन टाइम आज के जमाने में इतना 8 घंटे 12 घंटे का हुआ है, पहले नहीं हुआ करता था, इसीलिए इस तरह की प्रॉब्लम हमें आजकल नहीं लगती है। बट ये सिंपल मसल का थकना है जिसके कारण आपका सर भी दुखता है, आंखें भी दुखती हैं। इसका उपाय ये है कि जैसे हम चलते चलते दौड़ते दौड़ते बैठते हैं, ब्रेक लेते हैं बीच में, वैसे ही हम जब स्क्रीन पे बहुत देर तक काम अगर हमें बहुत जरूरी है करना, तो स्क्रीन में हम 20-20-20 रूल यूज करते हैं। 20 मिनट के काम के बाद हम 20 सेकंड के लिए दूर देखते हैं, आंखों को रिलैक्स करते हैं और 20 बार पलके झपकाते हैं। अगर आप ये करेंगे तो आपका जो स्क्रीन को देखने के कारण सर दर्द और आंखों का दर्द है वो कम हो जाएगा। कभी कभी ये दर्द इसलिए भी होता है कि हमें हल्का फुल्का चश्मा आया होता है जिसकी हमने जांच नहीं करवाई होती, या हमें कन्वर्जन सीकनेस होती है, तो वो एक आप जांच करवा लें। अगर सब कुछ ठीक है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। डॉक्टर ईशा, मेरा दिख रहा है अब स्क्रीन? जी 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 मैम, विजिबल है आप। हाँ, तो मैं, आप लोगों की परमिशन हो तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर सकती हूँ। ओके ओके मैडम। हाँ, तो हम टॉपिक ले रहे हैं क्योंकि अगस्त माह को हम लोग बच्चों की आंखों की सुरक्षा के लिए मनाते हैं। तो मैं बच्चों की आंखों की सुरक्षा के कुछ उपाय आपको बताऊंगी। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी बड़ों की आंखें बच्चों से अलग होती है, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, इनकी लंबाई पूरी नहीं बनी है और इनका ब्रेन के साथ में अभी पूरा कनेक्शन नहीं बना है। तो इस फेज में अगर हमने आंखों को पूरी तरीके से साथ नहीं दिया तो फिर वो उम्र भर के लिए रोशनी कम हो सकती है। और स्पेशली बच्चे है ना, समझते ही नहीं है कि उनकी आंखों में क्या परेशानी है। तो कई बार सर दर्द होता है, कई बार टीवी नजदीक से देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे संकेत हैं जिनकी वजह से हमें ये पता चलता है कि बच्चों को अब आंखों के विशेषज्ञ की जरूरत है। जैसे कि डॉक्टर ईशा ने बताया कि तिरछी हो रही है, या पलकें छोटी हो रही है, या गर्दन झुका रहा है, या टीवी मोबाइल या किताब पास से देख रहा है, सर दर्द हो रहा है, आंख बार बार मसल रहा है, वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो कुछ ऐसी परेशानियां बता रहा है जो हम कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो कई बार हमें आंखों की जांच करानी चाहिए, क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आता कि उनका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, उनकी ग्रेड्स क्यों कम हो रही है। और इंडिया में यूजुअली रूटीन आई चेकअप का कोई सिस्टम नहीं है। आइडियली तो रूटीन आई चेकअप से हमको ये सब परेशानियों का सामना नहीं करने के पहले ही चीजों का पता लग जाता है। तो इसलिए आपको ना इनडायरेक्ट संकेतों को समझना पड़ेगा और इनको नजरअंदाज नहीं करना है कि बच्चा शायद बचपने में बोल रहा है। आपको इन सब को बहुत सीरियसली लेना है, और बच्चे की अगर आंख लाल भी हो रही है तो भी आपको हॉस्पिटल जाके दिखाना है। बच्चे नासमझ होते हैं तो आपको उनका इम्पोर्टेंस समझाना है, क्योंकि कई बार नासमझी में आंखों में परमानेंट इंजरी हो जाती है और 2 आंखों की बजाय कई बार एक ही आंख फंक्शनिंग रह जाती है पूरी जिंदगी भर के लिए। तो इसलिए हमें आंखों को प्रोटेक्शन देना और इंजरी से बचाना भी इम्पोर्टेंट है। बच्चों का जो 80% लर्निंग होता है ना, वो सिर्फ आंखों से होता है। तो अगर आंखों में कुछ भी प्रॉब्लम है तो बच्चों की लर्निंग अफेक्ट होती है और ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है। आजकल के ज्यादातर बच्चे स्क्रीन पे ज्यादा टाइम बिताते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मोबाइल हो या टीवी हो, और ये एक तरीके से जहर जैसा काम करता है और ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेही है, न केवल आंखों को बल्कि शरीर को और मानसिक उनके डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत सारे जो गैजेट्स हैं ये बहुत असर डालते हैं, उनकी पढ़ाई को अफेक्ट करते हैं और उनकी जो दिनचर्या है उसमें भी बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें वो फील करते हैं और इस वजह से कई बार वो बहुत हाइपर हो जाते हैं और क्राइम रेट भी बढ़ जाता है अगर बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं। तो आंखों पे जो इनविजिबल लाइट्स हैं ये रेडिएशंस आते हैं और जितनी स्क्रीन छोटी होगी, जितनी आंखों के नजदीक होगी, उतना ज्यादा असर पड़ेगा। तो टीवी का सबसे कम असर, उसके बाद कंप्यूटर और सबसे बुरा असर है मोबाइल का। और मोबाइल आजकल बहुत हैंडी है तो वो बहुत इजीली अवेलेबल है बच्चों को। माँ बाप
खाना खिलाते समय या उनको अट्रैक्ट करने के लिए मोबाइल दे देते हैं, और ये मोबाइल से बच्चों में अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। उनको चश्मे के नंबर्स आ जाते हैं जिन्हें मायोपिया कहते हैं, ड्राई आई होने लगती है, और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जो लोग लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठते हैं। तो इस फोटो में जैसा पिक्चर दिया है कि आपको वैसा कंप्यूटर पे टेबल कुर्सी पे बैठना है, आसपास का लाइट और वेंटिलेशन का ध्यान रखना है, और स्क्रीन को आपकी आंखों के लेवल पे रखना है, और आपके हैंड लेवल के दूरी पे होना चाहिए, लगभग 20 से 26 इंच की दूरी पे, और इसको कंफर्टेबली आप यूज करें। और जैसे डॉक्टर ईशा ने बताया कि 20-20-20 का नियम इस्तेमाल करें। ये हम सब बड़ों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमको पल के झपकाना है। क्या होता है कि जब हम मोबाइल, टीवी या लैपटॉप बहुत ध्यान से देखते हैं ना, तो हम पलक झपकाना भूल जाते हैं, और इस चक्कर में आंखों की जो नमी है वो कम होने लगती है, और ड्राई आई की वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। तो हमें ये समझना है कि बच्चों को इन डिजिटल गैजेट्स की लत से बचाना है, और 2 साल से छोटे बच्चे को बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देना है, और 2 से 5 साल के बच्चे को आप सिर्फ 1 घंटा दे सकते हैं, और 6 साल से 18 साल के बीच में केवल 2 घंटे तक आप स्क्रीन टाइम रख सकते हैं। लेकिन आजकल स्कूल में स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है बच्चों का, तो अन्य एक्टिविटीज की तरफ उनको अट्रैक्ट करें, चाहे वो संगीत हो, बाहर खेल कूद हो। मतलब बच्चे अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम दूसरी चीजों में बिताएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन से दूर रहेंगे। टीवी सबसे सेफ है, बट लेट के अंधेरे कमरे में नहीं देखें, एक कॉमन रूम में देखें, जिससे कि आपको पता चले कि बच्चे क्या देख रहे हैं, और सोने के पहले तो उन्हें ये सब डिवाइसेस बंद करने दीजिए, और जितना हो सके आप बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। नियमित जांच आंखों की एकमात्र इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर मैं सोचूं कि मेरे इस लेक्चर से मुझे क्या आपको एक संदेश देना है, तो वो है आंखों की नियमित जांच बच्चों की। आपको पता नहीं चलेगा कि आपके बच्चे की एक आंख काम कर रही है कि दोनों कर रही है, नॉर्मल कर रही है कि नहीं। इसलिए आप रूटीन आई चेकअप कराएं, और इसमें 6 महीने के भीतर, फिर 3 साल पे, फिर स्कूल जाने के पहले, और स्कूल जाने के बाद हर साल। आजकल ये अच्छा है कि स्कूल में कम से कम बच्चों की आंखों की जांच हो जाती है, तो जिन बच्चों को चश्मा है वो उनकी रेगुलर आई टेस्ट के लिए टीचर्स भी सजेस्ट करते हैं। और हमने इस डायरेक्शन में बंसल हॉस्पिटल में चाइल्ड आई केयर और स्क्विंट क्लिनिक का भी शुभारंभ किया है। तो हम चाहते हैं कि बच्चों की एक संपूर्ण जांच हो, भले वो बोल पाए या ना बोल पाए, हम उनकी आई टेस्ट करके आपको बता सकते हैं कि आपका बच्चा सही से देख रहा है कि नहीं। आजकल मायोपिया का ट्रेंड बढ़ रहा है। मायोपिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे को दूर का चश्मा लगता है, तो वो कई बार पुस्तक तो पढ़ने लगता है, लेकिन दूर की चीजें साफ नहीं दिखती है, तो बच्चा इंट्रोवर्ट हो जाता है, और ये नंबर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। 2050 तक ये लगभग हर दूसरे बच्चे में चश्मे का नंबर आ जाएगा, और उसे हमें बचाना है सिर्फ डिजिटल यूज को रोक के, क्योंकि हेरिडिटरी या आनुवंशिक कारणों से तो चश्मा लगेगा ही, लेकिन उसका नंबर तेजी से ना बढ़े उसके लिए हमको स्क्रीन से दूरी बनाए रखनी है, और जितना हो सके बाहर जाना है। तो ये कुछ कारण है जिससे हमारी आंखों के ऊपर जोर पड़ता है और चश्मे का नंबर बढ़ता है, और हमें इसके लिए भी बंसल हॉस्पिटल में मायोपिया क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है, जिससे कि बच्चे को किसी भी तरीके की आंखों की परेशानी है या जिसमें चश्मे का नंबर लग रहा है, तो वो आके मायोपिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी हॉस्पिटल में मायोपिया के सभी तरीके के इलाज और अलग किस्म की जांचें अवेलेबल है, जिससे कि हम बच्चे के नंबर को बढ़ने से रोक सकते हैं, क्योंकि ये आंखों की लंबाई पे निर्भर करता है। तो लंबाई तो 20-22 साल तक बढ़नी ही है, उसे हम रोक नहीं सकते, पर इस बढ़ती हुई लंबाई के साथ में चश्मे का नंबर न बढ़े उसके लिए हमको कुछ उपचार करने रहते हैं, और वो उपचार करके हम रोक सकते हैं मायोपिया के प्रोग्रेशन को। अच्छे से खाने पीने सोने का ध्यान रखें, रेगुलर आई टेस्ट कराएं,
कुछ अलग अलग तरीके के इलाज जैसे जो हमारे यहाँ होते हैं, उसमें एट्रोपिन के आई ड्रॉप्स हैं, डिफरेंट टाइप के कॉन्टैक्ट लेंसेस और चश्मे हैं, जो अलग टाइप के चश्मे मायोपिया नियंत्रण के लिए लगाए जाते हैं, वो सब है। और डॉक्टर को जरूर दिखाएं। होता ये है कि पूछा जाए पेरेंट्स से तो आपके बच्चे को चश्मा कब लगा था? जब बच्चा 7 साल का था। अभी वो कितने साल का हुआ है? 14 साल। 7 सालों के बीच में एक बार भी बच्चे को टेस्ट नहीं कराया। तो क्या आप 7 सालों में बच्चे के जो कपड़े हैं वो नहीं बदलते हैं क्या? बच्चा बड़ा होता है तो उसके चश्मे के साथ में जैसे कपड़े और जूते के नंबर्स बढ़ते हैं, वैसे ही चश्मे के नंबर्स बढ़ सकते हैं। तो प्लीज आप सालाना एक नियम बना लें कि उसके बर्थडे मंथ में या समर वेकेशंस में या विंटर वेकेशन में बच्चों की रेगुलर सालाना जांच कराएं, जिससे ये पता चले कि कहीं बच्चे को कोई अनटूवर्ड्स आंखों में प्रॉब्लम तो नहीं बढ़ रही है, चश्मे के नंबर्स तो नहीं बढ़ रहे हैं, बच्चा चश्मा सही से लगा रहा है कि नहीं, जैसा कि डॉक्टर ईशा ने बताया कि वो लेजी आई तो नहीं हो रही है। और समय से उपचार करके हम आंखों को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और आंखों का बचाव इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आंखें हैं तो हम पूरी दुनिया देख सकते हैं। इसलिए बच्चों की देखभाल एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसपे हमें अक्सर मतलब आपस में चर्चा करनी चाहिए और बच्चों की आंखों की तरफ, उनके खाने पीने की तरफ ध्यान देना चाहिए। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्क्रीन। बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि बच्चे को चश्मा लगा लेंगे तो उनको आदत पड़ जाएगी, उनका नंबर बढ़ जाएगा, उनकी आंखें छोटी हो जाएगी, और बहुत सारे न जाने कितने सारे मिथ्स हैं कि बड़ा होके बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। तो कोई भी चीज अपने आप ठीक नहीं होती है। जैसे बच्चे को आज बुखार है तो हम बुखार की दवाई आज लेते हैं, वैसे ही अगर आंख में समस्या है तो आंख की समस्या का भी इलाज बचपन में ही लेना है, उसके बड़े होने का इंतजार नहीं करना है। तो ये कुछ संकेत हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए बच्चों की रेगुलर आई टेस्ट कराना है। ये मेरा आप सबसे निवेदन है कि बच्चों की आंखों के टॉपिक को हम सीरियसली लें, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की अपब्रिंगिंग और उसके बड़े जो सपने हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, वो सिर्फ आंखों के थ्रू ही पूरे होंगे। तो इसलिए आंखों के महत्व को पेरेंट्स जाने और पहचाने। थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद मैडम। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके हम लोगों ने आज बात रखे थे, और डॉक्टर निशा और डॉक्टर रमनानी जी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से मोबाइल का उपयोग करते चले जा रहे हैं बच्चों को, जैसे आपने बोले समय सीमा होना चाहिए कि अगर छोटा सा बच्चा भी रोता है तो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। ये सब सारी जो टेंडेंसी बनी हुई है, इसको हमको सबको दूर रखना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण बातों के जो कि आपने यहाँ पे ज्ञान दिए हैं। और उसमें मैं एक पूछना चाहूंगा कि जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं या क्या वाइल्ड लाइफ भी होते हैं, हाँ, उनकी आंखों और हमारी आंखों की जो पुतलियां जो होती है इधर उधर, वो मतलब उनके इसमें ऐसा नहीं होता है और हमारे इसमें ही ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर निशा। हेलो। हाँ हाँ जी। बोलिए। हाँ हाँ, हमारे में स्क्विंट देखिए, हमारा जो ब्रेन है वो सारे जानवरों में से सबसे ज्यादा डेवलप्ड ब्रेन है। ठीक है, हमारे लिए 3D विजन होना, फोकस में देखना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जानवरों का जो विजन होता है वो डिफरेंट तरीके का होता है, वो डिफरेंट कलर देखते हैं, उनके लिए फाइन वर्क उनको नहीं करना होता है। हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट ऐसा हुआ है कि हम बहुत फाइन वर्क करते हैं, जिसमें हमें दोनों आंखें साथ में चलानी है। तो क्योंकि हमारी मशीनरी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो हमारे इसमें उस कॉम्प्लेक्स मशीन में डिफेक्ट आने के चांसेस भी ज्यादा हैं। जैसे कि सिंपल मशीन तो सालों साल तक चलती रहती है, बट ज्यादा पुर्जों वाली मशीन में खराबी होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्यों जानवरों में ये चीज हम नोटिस नहीं करते और हम इंसानों में हमें ये चीजें नोटिसेबल ज्यादा होती हैं। प्लस ये भी हो सकता है कि जानवरों में सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, अगर किसी जानवर को नहीं दिख रहा है तो वो शायद पहले ही मार दिया जाता है। उस तरीके से भी आप इसको सोच सकते हैं। जी जी। और जी। कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ जो होते हैं, प्राणी होते हैं जिनका मतलब जो आईज होते हैं स्टिल रहते हैं, मतलब स्टिल का क्या कारण है? वो मतलब कि वो इधर उधर मूवमेंट क्यों नहीं करती उनकी आंखें? उनकी अडेप्टेशन है सर, वो उस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं। जैसे मछली की आंखें साइड में होती हैं क्योंकि वो पानी में उस तरीके से तैरती है, किसी मछली की आंखें ऊपर होती हैं क्योंकि उसकी जो ऐसी लाइफस्टाइल है, उसका शिकार ऊपर होता है।
छिपकली की आंखें जो होती है, मतलब जैसे अजगर छिपकली वगैरह, उनकी साइड में हुई क्योंकि उनको पानी के अंदर शिकार करना है। नैरो फेस में जैसे घोड़े की आंखें होती हैं, वो एकदम सामने नहीं होती, वो साइड में होती है क्योंकि उसके अपने आसपास के खतरे देखने हैं। तो सबकी डेवलपमेंट अलग अलग हुआ था। ये डार्विन थ्योरी होती है जिसमें डेवलपमेंट अलग अलग हुआ है, इसीलिए ये डिफरेंस होता है। सबका चेहरा, जैसे हमारा शरीर और चेहरा जानवरों की तरह नहीं है, उस तरह हमारी आंखें भी उनकी तरह नहीं है। जी जी जी। मेरा एक और सवाल है, मेरे को मन में है, उसको पूछना जी चाहिए। जी 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 जी। अब जैसे हम लोग अभी उसमें सर्प के उस समय हम लोग काम करते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं, तो सर्प की जो आंखें जो रहती है वो स्टिल है, क्या उनको दिखाई नहीं देता है, क्या वाइब्रेट पे ही वो करते हैं? तो उसका उसके विषय में थोड़ा बता पाएंगे आप? सॉरी, एक बार रिपीट करिए, मैं समझी नहीं सवाल। जैसे ब्लैक कोबरा है ना, एक बहुत खतरनाक प्राणी होता है ना, पर ये उनकी जो आंखें जो स्टिल होती है, क्या उनकी आंखें दिखना नहीं दिखती, क्यों नहीं दिखती उनके कारण? सर उनकी आंखें अलग होती हैं बहुत इंसानों हाँ से। नहीं, बिल्कुल इंसानों से अलग होती है, पर मतलब हाँ, क्या तो वो जैसे। डिफरेंट चीज देख रहा होता है, वो इंफ्रारेड रेज देख रहा होता है, वो आपके शरीर की गर्मी वाली रेज देख रहा होता है। हमें जैसे कलरफुल दुनिया दिखती है वैसी नहीं देखता वो। हाँ हाँ। हाँ, तो उसको सेंस, उसके काम के लिए उसको अपनी आंखें उस तरीके से हिलाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कमीलियन है या गिरगिट जिसे हम कहते हैं, वो दोनों आंखें अलग अलग दिशा में अलग अलग टाइम पे घुमा सकता है क्योंकि उसकी वैसी जरूरत है। हमारी वैसी कोई जरूरत नहीं है। जिसको आंखें स्थिर रखने की जरूरत है, वो उसकी बॉडी उसमें क्यों मतलब एनर्जी वेस्ट करेगी, जिसको ज्यादा आंखें हिलाने की जरूरत नहीं है। तो डेवलपमेंट ही अलग है सर वो तो। यस यस यस, ठीक। ठीक है, और कोई हमारे सदस्यगण है जो अपनी बात रखना चाहते हैं? तो हम ये प्रमोद मिश्रा जी पूछना चाहते हैं सवाल। हाँ, प्रमोद जी। नमस्कार मैम, मेरा एक और छोटा सा प्रश्न है आंखों से संबंधित कि किशोरावस्था में आंखों के स्वास्थ्य के लिए हमें बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए जिससे हमारी आंखें जो रहें वो स्वस्थ रहें, और क्या नहीं खाना चाहिए? जंक फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, पर बर्गर पिज्जा, और हमें फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। इनिशियल 5 इयर्स ऑफ डेवलपमेंट में हमको विटामिन ए की ज्यादा जरूरत होती है। तो विटामिन ए जो होता है वो हमारे कलर्ड फ्रूट्स में होता है, जैसे कैरेट में, टोमेटो में, पपाया में, मैंगो में। तो ऐसा नहीं है कि हमने पूरा जिंदगी भर कैरेट खाई तो हमारा चश्मे का नंबर उतर जाएगा। वो हमारे सिर्फ विटामिन ए को सप्लीमेंट करेगा, और विटामिन ए से रिलेटेड जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है उससे हमको बचाएगा। और नॉर्मल हेल्दी इंडियन डाइट जो होता है, जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी, एक संपूर्ण एक मिश्रण होता है खाने का, आई थिंक वो बेस्ट होता है। और किसी को कोई प्रश्न है? हाँ, मैं ब्रजेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं सिवान से, बिहार से। वो अपना प्रश्न रखना चाहते हैं। सभी को प्रणाम। मेरा प्रश्न नहीं है, एक मार्गदर्शन टाइप से कुछ बताया जाए। हम अपने सीसीआई में बच्चों की आंखों की जांच के लिए अप्रोच कर सकते हैं सिविल सर्जन से प्रोटोकॉल में? प्रोटोकॉल तो कुछ नहीं होता है, आप उनसे बात कर सकते मैं हैं। जुवेनाइल और जस्टिस बोर्ड में मेंबर हूँ। देखिए क्या होता है कि एनजीओस बहुत सारे होते हैं, हर जगह एनजीओस होते हैं। उनका मेन उद्देश्य ही यही होता है कि जहाँ पे जरूरत है वहां जाके वो बच्चों की टेस्ट करें। अगर ऐसा नहीं है तो आप सिविल हॉस्पिटल में भी जाके 5-5 बच्चों को भी वहां ले जाके टेस्ट कर सकते हैं। और अगर उनके डिपार्टमेंट से कोई विलिंगली आ रहा है तो वो आपके यहाँ आके आपके बच्चों को टेस्ट कर सकता है। जैसे कृपा शंकर जी के साथ में मिलके मैंने यहाँ पे कई बार उनके यहाँ के बच्चों की टेस्ट खुद जाके की है। तो आपके यहाँ अगर कोई एनजीओ है तो बेस्ट है, अगर एनजीओ नहीं है तो गवर्नमेंट बॉडीज को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और डेफिनेटली वो बच्चों की आई टेस्ट के लिए आएंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये काम नहीं करना चाहेगा। ठीक है, प्रयास करता हूँ। बिल्कुल, नहीं तो हम आ जाएंगे। भोपाल बिहार की टिकट कटवाना पड़ेगा डॉक्टर अरे रामनानी जी बिल्कुल से। आ जाएंगे, बिहार भी आ जाएंगे। अरे ऐसी फिर भेंट तो हुआ था मैडम से जब हम भोपाल आए थे, तो जहाँ तक जानकारी है मैडम भी आई थी। सीसीएफ का जो वो था वहां पर। हाँ, फंक्शन में मैं आई थी ना। हाँ, कृपा भैया ने वहां पे वो फेलिसिटेट किया था। यस 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 यस, ठीक है। और
और कोई अपनी बात रखना चाहता तो ठीक है, नहीं तो इसको हम सेशन को कंक्लूज करते हैं। मेरे ख्याल से अभी कोई हैंड रेस नहीं है। और मैं डॉक्टर विनीता रामनानी, जो हमारे समय में सीसीएफ के माधुरी जी माध्यम ने से। हैंड रेस किया है। माधुरी जी। जी मैम नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन था, हालांकि हो सकता है आपने बताया हो, मिस कर दी हूँ मैं, कि जैसे आपने बताया था कि तिरछापन है ना, कई बार जन्म से होता है, कई बार बड़ी उम्र में भी हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन था कि है ना, बड़ी उम्र में किस कारण से होता है? बड़ी उम्र में अगर आपके चश्मे का नंबर पहले ठीक ना किया गया हो, या आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। कभी कभी बचपन में जो तिरछापन है वो हम अपने एफर्ट से कंट्रोल करते हैं। बड़े होते होते जब हमारी शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, हम बीमार होते हैं, तो ये इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। कभी कभी चोट के कारण भी इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। डायबिटीज वाले मरीजों में अचानक से आंख तिरछी हो जाती है, लेटरल रेक्टस पाल्सी या न्यूरोपैथी होती है। तो अगर जिनको बिल्कुल साफ सुथरा दिखता था और आंख सीधी थी, और अचानक से अगर उनको आंख तिरछी हो रही है, तो ये डायबिटीज का भी एक संदेश हो सकता है। या फिर वो जैसा कि डॉक्टर ईशा ने बोला कि ब्रेन की वजह से, या चोट की वजह से, या चश्मा न लगाने की वजह से। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम इसमें मैं जानकारी चाहूँगा, मैं 2015 से डायबिटिक हूँ। कभी चूंकि अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखा हूँ और आहार को भी, तब कभी को भी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। देखिए, डायबिटीज का सबसे इम्पोर्टेंट इलाज है आपका शुगर कंट्रोल। आप चाहे दवाइयों से रखें, डाइट कंट्रोल से रखें, एक्सरसाइज से रखें। अगर तीनों का मिश्रण है तो बहुत अच्छा। और आंखें जो है वो शरीर का आईना है। तो कई बार 5 साल पुरानी शुगर, स्पेशली अनकंट्रोल्ड हो, आपका वेट बहुत ज्यादा हो, या फिर उसके साथ में जुड़े हुए दूसरी बीमारियां हैं, जैसे हार्ट की बीमारी है, किडनी की है, ब्लड प्रेशर की है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो ये सब मिलके आपको आंखों में समस्या दे सकते हैं, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि जिन लोगों को शुगर है, अनकंट्रोल्ड है, तो उनके लिए तो बहुत ही कंपलसरी है कि शुगर कंट्रोल करें। और जिन लोगों की कंट्रोल्ड है, फिर भी वो साल में एक बार आंखों की जांच अवश्य कराएं कि उनकी आंखें स्वस्थ है कि नहीं है, क्योंकि बढ़ी हुई शुगर और पुरानी शुगर ये किडनी के लिए, आंखों के लिए और पैरों की नसों के लिए खतरा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनीता रामनानी जी और डॉक्टर ईशा गुप्ता जी। और निश्चित रूप से आपका जो मार्गदर्शन है ये हमारे सीसीएफ के कमेटी के मेंबरों को निश्चित रूप से लाभप्रद होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये चाइल्ड कंजर्वेशन फोरम बच्चों के लिए काम करता है। और जहाँ पे भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या चाइल्ड CW सामने जैसे कई बच्चे ऐसे आते हैं, तो जिसको मतलब कि उनको ट्रीटमेंट के लिए, उनको सावधानी से बताने के लिए वो उनको डॉक्टर के पास रेफर करने को बात रख सकते हैं। और निश्चित रूप से हम लोग इस प्रकार को माइंड तो नहीं करते हैं। कोई बच्चा हमारे सामने प्रस्तुत होता है, जानकारी हम लोग जनरली क्या हुआ कैसा हुआ उस समय बात कर लेते हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में, आई के बारे में हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते। और निश्चित रूप से जो आज के जो टॉपिक में आप लोगों ने दोनों डॉक्टर साहब ने जो भी चीज बताया, निश्चित रूप से सभी के लिए मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और निश्चित रूप से ये हमारी लोगों के लिए आगे तक के लिए जो हमारे जो कई प्रकार के सवाल जब आप आते हैं, तो उनको हम स्कूल लेवल पे भी हम लोग ये बात कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट कराना क्यों जरूरी है, और मोबाइल का, कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको लेके हम लोग कुछ ना कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि बच्चों का जो निश्चित रूप से कैरियर है वो भविष्य किसी प्रकार का खराब ना हो, ऐसी हम आशा करते हैं। तो बहुत बहुत हम लोग डॉक्टर चाइल्ड कंजर्वेशन के हमारे जो माननीय अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी, सेक्रेटरी डॉक्टर हमारे कृपाशंकर चौबे जी, और हमारे समस्त टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस टॉपिक को लेके हम और भी बात करेंगे। और निश्चित रूप से अपेक्षा है कि इस हमारे इस मंच में अपनी दोबारा मतलब आप लोग अपना मौका दें, तो निश्चित रूप से ये मार्गदर्शन हमारे लिए फायदा हो सकता है। धन्यवाद दोनों हमारे रिसोर्स पर्सन जो थे, बहुत बहुत धन्यवाद। श्यामल सर, धन्यवाद के बाद तो प्रश्न नहीं होते हैं, फिर भी हाँ, जो बच्चे CCI में मेडिकल के बाद आते हैं, जो उनका मेडिकल टेस्ट होता है, या कभी कभी एज वेरिफिकेशन के समय उसमें उनकी आंखों की जांच नहीं होती है, मेडिकल रिपोर्ट से जैसा पता चलता है। तो क्या हम लोग जो है सरकार से बात करके एज ए नॉर्म्स इसको हम लोग आई टेस्ट भी इसमें इंक्लूड कर दे क्या कंपलसरी?
नहीं, क्या क्या किसी प्रकार का जो क्राइम होता है या फलाना होता है, जो भी चीज तो होता है उसमें जो है वो, उनका हाँ, मेडिकल हाँ, टेस्ट तो नहीं होता है, वो टेस्ट नहीं है, वो तो अपने को आंख का टेस्ट जैसे नहीं कोई, होता है। हाँ, नहीं, वो ऐसा है कि जैसे बाल गृह में रह रहा है, सुधार गृह में रह रहा है, तो वहां पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पे जाके वो डॉक्टर के वहां पे ट्रीटमेंट, मतलब वहां पे आई टेस्ट करवा ले और उनको सजेस्ट करें और उसको सुधारने के लिए रेफर करें। तो मतलब ये है कि देखो, कोई बच्चा आएगा, चाहे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में आए या CWC के सामने आए, आखिर में हमको यदि जरूरतमंद बच्चों को अपन वहां रखते हैं तो शेल्टर होम में जाके ही उनका वो ट्रीटमेंट करके उनको आगे की सलाह देके उनका बाल गृह या सुधार गृह है जो उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये क्योंकि हम अपने डाइट में, जो पुलिस जो नियम बने हुए हैं, पुलिस में केवल मेडिकल रहता है, किस प्रकार का काम किया, क्या है, क्या गड़बड़ी किया है, कोई चोट तो नहीं है, ये सारी चीजों के बारे में करते हैं। लेकिन यहाँ आई की बात है तो आई टेस्ट हम ग्रुप के माध्यम से हम लोग गृह में या सुधार गृह में, संप्रेषण गृह में ये कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये उनके लिए भी अच्छा रहेगा और उनके भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। अजय जी, ठीक है थैंक यू। सर, हमारे यहाँ एनजीओ का एंट्री ना के बराबर है सारा बिहार आप में। एनजीओ को ले, नहीं, आप एनजीओ को लेके ना चलें, अपन गवर्नमेंट जो हमारे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है हाँ, सीसीआई पे। वो है, वो आप करिए, उनको बोलिए आप वहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए, वो गृह की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो उन बच्चों को इस प्रकार की वो फैसिलिटी उपलब्ध कराए। ये हमको मॉनिटरिंग हमको करना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। जितनी अच्छी मॉनिटरिंग करेंगे, उनको सजेस्ट करेंगे, आप अपने उसमें लिखिए, तो निश्चित रूप से वो इम्प्रूवमेंट आएगा, सुधार। इतना पेंडेंसी है कि पूरे बिहार में दूसरा नंबर है सिवान का पेंडेंसी नहीं, के मामले में। नहीं, 3000 केसेज जो है अभी जुवेनाइल अब के। तो हमारा वेबिनार में आभार होने के बाद भी आप अपनी बात रखते हैं, इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ पोटेंसी तो है। जी, थैंक यू मैडम, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सभी को प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार।